माँ आओ ना, भूखे मारे पेट में दर्द होने लगा अब तो। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी, बस अभी आई बेटा। हाँ माँ, गौरी के आगे आपको मैं कहाँ याद रहता हूँ। ओहो, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? चल आजा आजा, आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वैसे खाने में क्या बनाया है माँ? तेरा पसंदीदा बैंगन का भरता और पराठे। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा आज। ये है पार्वती, जो शहर में अपने बेटे रमेश और अपनी पालतू गाय गौरी के साथ रहती थी। ये सच था कि पार्वती जितना प्यार अपने बेटे रमेश से करती थी, उतना ही अपनी गाय गौरी से भी करती थी। और फिर खाना खाते हुए, माँ कसम से तुम्हारे हाथों में जादू है। सच में तुम्हारे जैसा बैंगन का भरता पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। रहने दे। शादी से पहले तक हर लड़का अपनी माँ से यही कहता है, लेकिन जब एक बार पत्नी आ जाती है ना, तो फिर तो सब कुछ पत्नी के हाथ का ही अच्छा लगने लगता है। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तुम भरोसा रखो। रमेश बहुत छोटा था जब उसके पिता राधेश्याम की मौत हो गई थी। राधेश्याम एक किसान थे और पार्वती हमेशा से अपने गांव में गाय पाला करती थी। जब राधेश्याम की मौत हुई तो उसके बाद गायों का दूध बेचकर ही पार्वती ने अपना और अपने बेटे रमेश का पेट पाला था। फिर धीरे धीरे सारी गायें बूढ़ी हो गईं और मर गईं। बस एक छोटी बच्चिया ही बची थी, और वो थी गौरी, जो अब एक जवान गाय बन चुकी थी और पार्वती उसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि अब रमेश भी ठीक ठाक कमाने लगा था, तो घर के खर्च की चिंता पार्वती को नहीं थी। वक्त ऐसे ही बीतता रहा और फिर रमेश की शादी का दिन भी आ गया। शादी के बाद आरती पार्वती की बहू बनकर आ गई। आओ बहू, आज से ये तुम्हारे हवाले। जी माँ जी। आरती के आने से पार्वती बहुत खुश थी। अब उसका परिवार पूरा हो गया था। शुरुआत में तो सब ठीक ही रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे आरती ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुनो ना, आप ठीक ठाक कमा तो लेते हो, तो फिर इस गाय की आखिर क्या जरूरत है? जब देखो घर के सामने गोबर पड़ा रहता है। अरे तो कौन सा तुमको उठाना पड़ता है, माँ करती तो है सब कुछ। हाँ, पर सारा दिन जो गोबर की बदबू आती रहती है उसका क्या? अरे मैं तो कहती हूँ इस फालतू के बोझे को बेचो और उससे जो पैसे मिले उनसे मेरे लिए एक सोने की अंगूठी बनवा दो। तुम पागल हो गई हो क्या? माँ कभी गौरी को ना बेचेगी और ना ही बेचने देंगी, समझी तुम? रमेश के तेवर देखकर आरती समझ गई कि अगर गौरी को हटाना है तो उसे पहले पार्वती को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। उस वक्त तो आरती चुप रह गई, लेकिन धीरे धीरे उसने सच्ची झूठी बातें सुनाकर रमेश को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये पार्वती की बदकिस्मती ही थी कि उसका इकलौता बेटा रमेश भी अपनी पत्नी की बातों में आने लगा। और फिर एक दिन, ओहो माँ जी, आपको कितनी बार कहा है बेच देते हैं इस आफत को, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। क्यों, अब क्या कर दिया इसने? ये देखो, मेरे सारे धुले धुलाए कपड़े इसने जमीन पर गिराकर गंदे कर दिए। तार के डंडे को टक्कर मार मार कर गिरा दिया। कितना काम बढ़ा दिया इस मनहूस ने। ओहो, ऐसा भी क्या हो गया? बेचारी को खुजली हो रही होगी, अब उसे क्या पता कि। अच्छा, तो अब भी आप इसी की तरफदारी करेंगी? तो मुझे ये भी बता दीजिए कि अब ये सारे कपड़े दोबारा से आप धोएंगी या आपकी ये गौरी? गौरी भले ही बेजुबान थी, पर पार्वती के साथ क्या हो रहा था वो सब समझ रही थी। तब पार्वती ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और ये देखकर आरती चिढ़कर घर के अंदर चली गई। ठीक उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां आया और पार्वती के सिर बोला, बहन, इस गरीब की मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। है बाबा, खाना तो अभी बना नहीं, अब मैं देखती हूँ कुछ। नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। मुझे भीख नहीं चाहिए, बस अगर हो सके तो मेरा ये स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा खरीद लो। बहुत ही मीठी है ये, बस एक डिब्बा खरीद लोगी तो आज चूल्हा जल जाएगा मेरे घर का। अच्छा, पर ये फल मैंने कभी नहीं खाया पहले। अब कोई बात नहीं, मैं खरीद लूंगी। कितने का है ये डिब्बा? बस 150 रुपए का। क्या कहा, 150 का? अरे बाप रे, बड़ा महंगा है ये तो। पार्वती को स्ट्रॉबेरी काफी महंगी लगी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की मदद करने के इरादे से उसने वो डिब्बा खरीद लिया। हालांकि इसके लिए उसे अपने सारे पैसे खर्च करने पड़े। और फिर जैसे ही उसने एक स्ट्रॉबेरी चखने की कोशिश की तो उसकी नजर गौरी पर पड़ी, जो ललचाई निगाहों से उसे देख रही थी। और फिर, अच्छा तो तुझे भी खानी है? अब ले, पहले तू ही खा, अगर तुझे पसंद आई तो ही मैं भी खाऊंगी।
ये कहकर पार्वती ने एक स्ट्रॉबेरी गौरी की तरफ बढ़ा दी, जिसे गौरी ने तुरंत खा लिया। इसके बाद तो गौरी से रहा ही नहीं गया। उसने आगे बढ़कर डिब्बे में रखी सारी स्ट्रॉबेरी खा ली और पार्वती ने उसे रोका भी नहीं। उसे समझ आ गया था कि गौरी को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीछे खड़ी उसकी बहू आरती ये सब देखकर कुछ अलग ही गणित लगा चुकी थी। देख रहे हो, यहाँ घर का राशन लाना भारी पड़ रहा है और तुम्हारी माँ इस गाय पर पैसे लुटाई जा रही है। बताओ, स्ट्रॉबेरीज उड़ाई जा रही हैं। देखो जी, अब बस बहुत हो गया। आज तो तुम्हें कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। रमेश ने भी आरती का ही साथ दिया और ये सब देखकर पार्वती ने खुद ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया। और फिर मैं जानती थी गौरी की एक दिन यही होगा, पर तू चिंता मत कर, अब हम गांव जाकर रहेंगे। पार्वती गौरी को लेकर पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़ी। रात हुई तो गौरी और पार्वती वहीं सड़क के किनारे ही सो गए। और फिर अगली सुबह जब पार्वती की नींद खुली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे, ये तुझे क्या हो गया गौरी? तू सफेद से लाल कैसे हो गई? गौरी की चमड़ी स्ट्रॉबेरी की तरह मुलायम हो गई थी। पार्वती को समझ ही नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि गौरी को जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी पार्वती को एक ख्याल आया। उसने सोचा कि गौरी के दूध बेचकर वो पैसे कमा सकती है, और यही सोचकर उसने गौरी को दोहना शुरू किया। और इसी के साथ वो एक बार फिर हैरान रह गई, क्योंकि पूरी बाल्टी गुलाबी दूध से भर गई थी। हैं, इसका तो दूध भी बदल गया, पर खुशबू तो बड़ी बढ़िया लग रही है इस दूध की। अब थोड़ा सा पीकर देखती हूँ। और हुआ भी ऐसा ही। असल में जिसे पार्वती गुलाबी दूध समझ रही थी वो स्ट्रॉबेरी शेक था। जादुई स्ट्रॉबेरी खाने से गौरी अब न सिर्फ स्ट्रॉबेरी जैसी दिखने लगी थी, बल्कि वो दूध की जगह स्ट्रॉबेरी शेक देने लगी थी। कुछ ही वक्त में ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जहाँ 50 से 60 में 1 किलो दूध बिकता था, तो अब 1 गिलास दूध के ही पार्वती को 50 रुपए मिलने लगे। और पार्वती को ये तसल्ली भी हो गई थी कि गौरी पूरी तरह से ठीक थी। पार्वती उसे हर रोज ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज खिलाती थी और फिर गौरी ढेर सारा स्ट्रॉबेरी शेक देती। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया और पार्वती ने फिर कभी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि अब वो और गौरी एक दूसरे के लिए काफी थे। एक समय की बात है, किसी गांव में चंद्रपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ यशोदा के साथ रहता था। चंद्रपाल जब पैदा हुआ था तब से ही उसका एक हाथ खराब था, जिस कारण वो एक हाथ से ही काम कर पाता था। चंद्रपाल गांव के जमींदार के पास खेतीबाड़ी का काम करके घर का गुजारा चलाता था। चंद्रपाल की माँ को अब उसकी शादी की ही चिंता थी। वो चाहती थी कि उसके जीते जी चंद्रपाल का घर बस जाए। इसी चिंता में वो परेशान रहती थी। ये लो यशोदा बहन, मिठाई खाओ। मैंने अपने बेटे सुधीर का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय कर दिया है। लड़की बहुत ही पैसे वाले घर की है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे चंद्रपाल के लिए भी कोई लड़की हो तो बताना। अब मैं भी चंद्रपाल के विवाह के बारे में सोच रही हूँ। यशोदा बहन, चंद्रपाल का हाथ खराब है, ये बात गांव का बच्चा बच्चा जानता है, और ऊपर से वो 50-100 रुपए की नौकरी करता है। उसे कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हाँ, कोई गरीब मजबूर हो तो वो तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकता है, पर वो भी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अब एक हाथ से अपाहिज लड़के को भला कौन लड़की देगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। पड़ोसन की बातों को सुनकर यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। तभी चंद्रपाल आ जाता है। चंद्रपाल का चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा और उदास था। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तू जल्दी आ गया। माँ, जमींदार साहब ने मुझे काम देने से मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं एक हाथ से ही काम कर पाता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया और मेरा हिसाब कर दिया। जी छोटा मत कर बेटा, कोई ना कोई काम तुझे जरूर मिल जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अगले कई दिनों तक चंद्रपाल को कोई काम नहीं मिलता। अब इस गांव में उसके लिए कोई काम नहीं था, इसलिए उसने बड़े नगर में जाकर काम ढूंढने के बारे में सोचा। माँ, तुम अपना ख्याल रखना। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं तुरंत तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अपना ख्याल रखना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने हर काम में सफल हो। अपनी माँ से विदा लेकर चंद्रपाल बड़े नगर में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चंद्रपाल को किसी भी नगर में कोई काम नहीं मिलता। वो जिस भी नगर में जाता उसके अपाहिज हाथ को देखकर सब काम के लिए मना कर देते। चंद्रपाल अभी नगर में घूम ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो।
बाबा मेरे पास ये कुछ रोटियां हैं, आप ये खा लो। बेटा, तुमने मुझे अपनी रोटियां दे दी, अब तुम क्या खाओगे? बाबा मैं तो अभी नगर नगर घूम रहा हूँ, कुछ ना कुछ खरीद कर खा लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा तो तुम इस नगर के नहीं हो, तुम परदेसी हो। वैसे तुम नगर नगर क्यों भटक रहे हो? बाबा मैं काम की तलाश में निकला हूँ। चंद्रपाल उस बूढ़े व्यक्ति को अपने बारे में बताता है। बेटा अगर तुम अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो तुम यहाँ से सीधा सुंदर नगर जाओ, वहाँ जाकर तुम्हारी सारी परेशानियों का हल तुम्हें मिल जाएगा। बूढ़े व्यक्ति के कहे मुताबिक चंद्रपाल सुंदर नगर पहुँचता है। बूढ़े बाबा ने मुझे कहा था कि मेरी सारी परेशानियों का हल मुझे सुंदर नगर में मिलेगा, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो सारा बाजार बंद पड़ा है, यहाँ मुझे क्या काम मिलेगा? कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? वो एक आदमी जा रहा है, उससे पूछता हूँ। भैया जरा रुकना। बोलो भैया क्या बात है, तुमने मुझे क्यों रोका? ये नगर में इतना सन्नाटा क्यों है? बाजार भी बंद पड़ा है। भैया सन्नाटा क्यों नहीं होगा है? जिस राज्य की राजकुमारी की जिंदगी की आखिरी रात हो, उस राज्य में कैसी खुशहाली। राजकुमारी मधुरिमा को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो किसी वैद्य से पूछा जाए कि इसका इलाज कैसे संभव है। महाराज ने बहुत से वैद्य और हकीमों को दिखाया है, उनका यही कहना है कि अब राजकुमारी सिर्फ सुनहरी गाय का दूध पीकर ही ठीक हो सकती हैं। पर सुनहरी गाय राक्षस कालकासुर की कैद में है। इस नगर में हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि राक्षस कालकासुर को मारकर सुनहरी गाय ला सके। क्या तुम मुझे महाराज चित्रसेन के पास ले जा सकते हो? हाँ चलो, मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलता हूँ। वह आदमी चंद्रपाल को महाराज चित्रसेन के पास ले जाता है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह होने से पहले ही सुनहरी गाय उस राक्षस के कब्जे से छुड़ा कर ले आऊंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, बस आप मेरा सुबह होने तक इंतजार कीजिए। युवक, तुम्हारे हौसले को देखकर मेरी भी उम्मीद बंध गई है। जाओ, ये कार्य संपन्न करके शीघ्र लौटो। मैं तुम्हें उस राक्षस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। महाराज चित्रसेन से उस राक्षस के बारे में सारी जानकारी लेकर चंद्रपाल राक्षस की तलाश में निकल पड़ता है। राक्षस एक गुफा में रहता था। राक्षस अभी बाहर गया हुआ था। सुनहरी गाय एक पिंजरे में कैद थी। चंद्रपाल सुनहरी गाय के पास जाता है और अपना परिचय देता है। सुनहरी गाय चंद्रपाल को अपने बारे में बताती है। मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। एक बार मैं अपने परिवार के साथ धरती लोक पर घूम रही थी, तब इस राक्षस ने मुझे देख लिया। ये राक्षस मेरी तलाश में था। उसने मुझे पकड़ लिया और अपनी शक्तियों से मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया। मेरे जादुई दूध का पान करके वो राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है। मुझे अब उस राक्षस की कैद में नहीं रहना। मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा और तुम अपने लोक वापस भी जाओगी। जैसे ही चंद्रपाल गाय के ऊपर प्यार दुलार से हाथ रखता है, उसका दूसरा हाथ अपने आप ठीक हो जाता है। चंद्रपाल, मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ, इसलिए जैसे ही तुमने मुझे छुआ, तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। ये जादुई तलवार लो और उस राक्षस का खात्मा करो। चंद्रपाल के हाथ में एक तलवार आ जाती है। जैसे ही राक्षस आता है, चंद्रपाल उसके सामने आ जाता है। तू कौन है और यहाँ मरने क्यों आया है? मैं नहीं, तुम मारे जाओगे मेरे हाथ से। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। डरो नहीं चंद्रपाल, ये तलवार राक्षस के पेट में घोंप दो, इससे वो मर जाएगा। जैसे ही राक्षस चंद्रपाल को मारने आता है, चंद्रपाल राक्षस के पेट में तलवार घोंप देता है और राक्षस का अंत हो जाता है। चलो सुनहरी गाय, आज तुम इस राक्षस की कैद से आजाद हो गई हो। सुनहरी गाय, हमें बहुत जल्द सुंदर नगर पहुंचना होगा, पर सुबह होने में सिर्फ कुछ ही देर बाकी है। हम इतनी जल्दी सुंदर नगर कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत करो चंद्रपाल, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम कुछ ही पलों में उड़कर सुंदर नगर पहुंच जाएंगे। चंद्रपाल सुनहरी गाय की पीठ पर बैठ जाता है और गाय उड़ने लगती है। कुछ ही देर में वो राजमहल पहुंच जाते हैं। सुबह होने में अभी समय था। सुनहरी गाय दूध देना शुरू करती है और राजवैद्य सुनहरी गाय के दूध से औषधि बनाकर राजकुमारी मधुरिमा को पिलाते हैं। कुछ ही देर में राजकुमारी मधुरिमा को होश आ जाता है। चंद्रपाल, अब मेरा कार्य यहाँ समाप्त हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय, तुम मुझे हमेशा याद आओगी। इसके पश्चात सुनहरी गाय अदृश्य हो जाती है। चंद्रपाल, आज तुम्हारे कारण ही मेरी पुत्री को दोबारा जीवन मिला है, इसलिए मैं अपनी पुत्री मधुरिमा का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ।
राजा चित्रसेन की बात सुनकर कुछ पलों के लिए तो चंद्रपाल हैरान रह जाता है। फिर सबके कहने पर वो राजकुमारी मधुरिमा से विवाह कर लेता है। उसके पश्चात महाराज चित्रसेन और महारानी सुमति ढेर सारी धन दौलत और उपहार देकर अपनी पुत्री मधुरिमा को चंद्रपाल के साथ खुशी खुशी विदा करते हैं। अपने पुत्र और बहू को देखकर यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा गांव चंद्रपाल के ठाठ देखकर हैरान था। जो पड़ोसन यशोदा को ताने सुनाकर गई थी, आज वो भी शर्म से लज्जित थी। जमींदार और गांव वाले भी चंद्रपाल को खूब मान सम्मान देते हैं।